नमस्कार दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था श्वसन तंत्र। श्वसन में हमने श्वसन की में जो कि दो प्रक्रियाएं होती हैं इसमें, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। तो बाह्य श्वसन जो होता है वो हमने पढ़ लिया, इसके बीच में कुछ परिवहन आते हैं तो उनको हम पढ़ लेते हैं। बाह्य श्वसन हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने फेफड़ों से लेकर और वायु के आदान प्रदान की बात कर ली पूरी। तो अब हम परिवहन के बारे में बात कर लेते हैं। परिवहन होता क्या है? परिवहन का मतलब होता है लाना और ले जाना। तो जिस तरह से पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि एल्वियोलाई में वायु में से ऑक्सीजन ले ली जाती है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन को रक्त में घुलकर ले जाते हैं। इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक लाई जाती है और ऑक्सीजन फेफड़ों से ले जाई जाती है, लाना और ले जाना, इसी प्रक्रिया को कहते हैं हम परिवहन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो लाई जाती है वो भी किसी तरह से लाई जाती होगी और ऑक्सीजन जो ले जाते हैं वो भी किसी तरह से लेकर जाते होंगे। तो ऑक्सीजन को जो ले जाना है तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन का परिवहन, यानी ऑक्सीजन को कैसे ले जाना है। जैसे कहीं पे अगर कोई सामान को ले जाना होता है तो गाड़ी की तैयारी करते हैं या कोई वाहन की तैयारी करते हैं, टैक्सी वगैरह या टमटम कोई ऑटो वगैरह करते हैं सामान ले जाने के लिए। बिल्कुल सेम इसी तरह से हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन का परिवहन। तो ऑक्सीजन का परिवहन होता है दो तरह से। एक तो करती है हीमोग्लोबिन, ठीक है, और हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का परिवहन करती है। देखना, ऑक्सीजन जब खून में हीमोग्लोबिन काफ़ी मात्रा में होती है और ये ऑक्सीजन को ले जाती है फेफड़ों से। होता क्या है कि जब एल्वियोलाई में से ऑक्सीजन ली जाती है तो फिर ऑक्सीजन एल्वियोलाई हीमोग्लोबिन के साथ बंध बना लेती है। जैसे कि मान लो कहीं पे अगर ले जाना होता है ना सामान को, तो टैक्सी के साथ बांध लेते हैं। जैसे ही समझ लेते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो अपनी टैक्सी तैयार कर लेती है, कहाँ? फेफड़ों एल्वियोलाई के पास, और एल्वियोलाई में से ही ऑक्सीजन को उठाकर अपनी टैक्सी में भर लेती है, एक सामान की तरह भर लेती है। तो क्या करती है, जैसे ये हमारी हीमोग्लोबिन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को लेगी तो इसके साथ बंध बनाएगी, क्योंकि जब ले जाना है तो इसको पकड़ना भी तो पड़ेगा ना। तो जैसे कि अपनी टैक्सी में बिठाएगी, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपनी टैक्सी में बिठाएगी तो उसको बांध लेगी, तो ये बन जाएगा हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ये बंद बना लेते हैं तो ये बन जाता है हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसका जो बंद होता है वो अस्थायी बंद होता है। देखो, स्थायी बंद जो होता है और अस्थायी बंद होता है। स्थायी बंद मतलब स्थायी हो गया, मतलब आपको टूटेगा नहीं, और अस्थायी का मतलब टूट जाएगा, क्योंकि इसको तोड़ना भी तो है, क्योंकि आगे चल के सवारी उतारनी भी होती है टैक्सी में से। इसी तरह से आगे चल के ऑक्सीजन को छोड़ना भी है, जहाँ तक ले जाना है वहाँ तक तो ले जाएंगे, लेकिन सवारी का अपना अपना ठिकाना होता है, तो ठिकाने पर ले जाएंगे, यानी कि ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक जाके छोड़ना भी होता है। तो इन दोनों के बीच क्या बनता है? अस्थायी बंद, और इसको कहते क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HbO2, इसको हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ होता है। हीमोग्लोबिन लगभग 98% जो ऑक्सीजन है उसको अपने साथ ले जाती है, ठीक है। अब बात करें तो कितने, जैसे कि अब बहुत सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाती है, तो 100 ml रक्त में लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है, और एक हीमोग्लोबिन का अणु, एक हीमोग्लोबिन द्वारा 4 ऑक्सीजन के अणुओं को ले जाया जाता है, ठीक है। इस तरह से लगभग 98% ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन से होता है। लेकिन यहीं अगर एक और बात कर लें कि हीमोग्लोबिन 98% तो ऑक्सीजन ले जाती है, यानी कि अपनी, मान लो कि अपनी टैक्सी में ऑक्सीजन को बिठा लेती है, लेकिन अगर मान लो कि ये जैसे कि ये इसकी सवारी है, ऑक्सीजन सवारी समझ सकते हैं ना, तो सवारी है ऑक्सीजन जिसको अपनी टैक्सी में हीमोग्लोबिन ले जाती है। अब अगर मान लो कि हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन तो जाती है, लेकिन कहीं पे अगर धुआं ज़्यादा होता है, जैसे कि हम अगर बहुत सी गैसें लेते हैं और पता चले कि कभी कि कार्बन मोनोऑक्साइड ले ली, सांस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड ले ली, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम लेते हैं ना तो हीमोग्लोबिन फिर ऑक्सीजन को छोड़कर इसको पकड़ लेता है, क्योंकि लगभग देखो ऑक्सीजन को तो ले जा ही रहा है, क्योंकि सवारी का काम तो कर ही रहा है हीमोग्लोबिन, है वो टैक्सी का काम तो कर ही रहा है, सवारी के रूप में अपनी ऑक्सीजन आती है। लेकिन अगर सवारी CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो फिर ऑक्सीजन को छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि इसकी पसंदीदा चीज़ है कार्बन मोनोऑक्साइड, और जब पसंदीदा चीज़ वो भी कितनी,
कितनी पसंदीदा चीज़ है, दोगुनी तिगनी भी नहीं है। ये ऑक्सीजन से लगभग 200% ज़्यादा पसंद है। अब सोचो कि ऑक्सीजन तो ठीक ठाक है, और क्योंकि ऑक्सीजन की तो ड्यूटी लगी है, उसको ऑक्सीजन तो ले जाना ही ले जाना है, लेकिन अगर उसको 200% पसंदीदा चीज़ मिली तो उसके आगे वो ऑक्सीजन को ले जाएगा, नहीं ले जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड उसको, हीमोग्लोबिन को 200% ज़्यादा पसंद है ऑक्सीजन से। इसीलिए जब हम सांस में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेना तो ऑक्सीजन को नहीं ले जाएगा, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को ले जाएगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड किसी प्रकार की ऊर्जा बनाने में काम आती ही नहीं है। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा जब शरीर में बढ़ जाती है ना, तो फिर ये ऊर्जा नहीं बनती, और ऊर्जा नहीं बनती तो थकान महसूस होने लगती है। तो इस तरह से हीमोग्लोबिन जो है वो दो काम करता है। अगर पता चले कि कार्बन मोनोऑक्साइड आई है तो ऑक्सीजन को छोड़ देगा, क्योंकि अपनी मन पसंदीदा सवारी को उठा के ले जाएगा। और अगर ये नहीं आई कार्बन मोनोऑक्साइड तो ऑक्सीजन को तो ले जाना ही है, क्योंकि उसके लिए तो उसकी ड्यूटी लगी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन का परिवहन कितना, 98%। किससे? हीमोग्लोबिन से। तो इस तरह से ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अस्थायी बंध बनाकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, अब ये तो हो गया 98%। बचा जो 2% वो रक्त की प्लाज्मा से 2% ऑक्सीजन का परिवहन भी हो जाता है, यानी रक्त की प्लाज्मा में भी घुलकर बाकी जो बची हुई 2% ऑक्सीजन है वो घुलकर चली जाती है। इस तरह से ऑक्सीजन का परिवहन होता है। इसके बाद अब कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन होता होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी तो खून में मिलकर आती है फेफड़ों तक। तो अब इसके बाद वो पढ़ेंगे। चलिए, ऑक्सीजन का परिवहन होने के बाद आप पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन का परिवहन दो रूपों में होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन है वो 3 तरह से होता है। एक होता है बाइकार्बोनेट के रूप में, दूसरा हीमोग्लोबिन के साथ, और तीसरा रक्त की प्लाज्मा के साथ। बाइकार्बोनेट के रूप में किस तरह से? बाइकार्बोनेट के रूप में पूरा अगर मिलाएं तो होता है 70% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। कैसे? अब बाइकार्बोनेट जो है, बाइकार्बोनेट में 2 चीजों के साथ ही मिलती है, एक तो पोटेशियम के साथ और एक सोडियम के साथ। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब सोडियम के साथ मिलती है तो बनाती है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी तरह से पोटेशियम के साथ मिलती है तो बनाती है पोटेशियम बाइकार्बोनेट। इस तरह से इन दोनों के को मिला के कुल 70% CO2 का परिवहन हो जाता है, दोनों को मिला के बाइकार्बोनेट के रूप में, सोडियम के साथ और पोटेशियम के साथ। इस तरह से बाइकार्बोनेट के रूप में हो गया इसका 70% परिवहन। दूसरी बात, अब दूसरा उसी तरह से हीमोग्लोबिन का, जिस तरह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर गई, अब लेकर तो चली गई कुछ समय तक, अब वहां से जैसे लौटती है, अब जैसे मान लो कि कहीं से टैक्सी ले जाते हैं सवारी बैठा के, अब उधर से जब आप लौट के आते हैं तो ये सोचते हैं कि इधर से भी सवारी मिल जाए, इधर से भी 2 सवारी ले जाएंगे। तो अब जैसे कि हीमोग्लोबिन इधर से तो ऑक्सीजन को बैठा के ले गया, अब उधर से जब टैक्सी खाली तो लाएगा नहीं, जैसे सोचता है कि कोई और के साथ में चले, तो उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को तो वैसे ही लाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बैठा के ले आए। अब लेकिन ये है कि ऑक्सीजन ज्यादा पसंद है, ऑक्सीजन से भी कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा पसंद है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम पसंद है, तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को कम लाता है। अब जो चीज कम पसंद है उसको कम लाता है, लेकिन टैक्सी खाली तो लाते नहीं है। भले ही ऐसा होता है कि मान लो कि हमारी मनपसंद की सवारी नहीं मिल रही, लेकिन ये सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा तो किराया मिलेगा, टैक्सी खाली तो नहीं ले जाएंगे। इसीलिए ये लगभग 23% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किससे करता है? हीमोग्लोबिन से। अब उसी तरह से हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बंध बनाती है, वो भी कौन सा? अस्थायी बंध। अस्थायी बंध बनाती है तो क्या बनाती है? कार्बन, ये किसे कहते हैं? हाँ, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ बंध बनाती है, इसका कहने का मतलब जब हीमोग्लोबिन अपनी टैक्सी में कार्बन डाइऑक्साइड को बिठाता है तो वो बन जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इस तरह से 23% हीमोग्लोबिन का परिवहन किस तरह से हो जाता है? हीमोग्लोबिन नहीं, सॉरी, 23% CO2 का परिवहन हीमोग्लोबिन के रूप में हो जाता है। अब ये तो हो गया 23%, ठीक है, 23% और 70%, कुल मिलाकर 93%। अब ये हो गया। अब बचा 7%, तो 7% जो बता वो उसी ऑक्सीजन की तरह से रुधिर प्लाज्मा के द्वारा हो जाता है। जैसे ऑक्सीजन का परिवहन 2% बचा था, 98% तो हीमोग्लोबिन से हो गया, बचा 2% जो वो रुधिर की प्लाज्मा से हो जाता है। इसी तरह इसमें जो 7% बचा है वो रुधिर की प्लाज्मा से हो जाता है। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन का परिवहन हमने देख लिया। अब जैसे कि हमने शुरुआत में पढ़ा था बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन हमने पहले पढ़ लिया, जो फेफड़ों का आदान प्रदान होता है यहाँ तक।
इसके बाद गैसों का परिवहन हो गया। अब इसके बाद गैसें पहुंच जाती है, यानी ऑक्सीजन पहुंच जाएगी कोशिकाओं के पास। अब कोशिकाओं में होता है आंतरिक श्वसन, तो उसको हम पढ़ते हैं आंतरिक श्वसन। वही श्वसन की लगभग पूरी प्रक्रिया है, और पूरी 100% प्रक्रिया आंतरिक श्वसन को ही संपन्न होती है, और पूरी प्रक्रिया को मिलाकर ही श्वसन की प्रक्रिया कहते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं आंतरिक श्वसन। चलिए, गैसों के परिवहन के बाद हम पढ़ते हैं आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन हमने पहले पढ़ लिया, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो पिछली वीडियो देख लें। उसके बाद हमने पढ़ा गैसों का परिवहन। अब पढ़ते हैं आंतरिक श्वसन। इसके बाद श्वसन की पूरी प्रक्रिया पूरी क्लियर हो जाएगी, श्वसन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। तो आंतरिक श्वसन क्या होता है कि जैसे अभी हमने गैसों का परिवहन पढ़ा, उसमें ऑक्सीजन को ले जाया जाता है रक्त के माध्यम से। अब रक्त कहाँ ले जाता है? सभी ऊतकों या कोशिकाओं तक। अब कब कोशिकाओं तक रक्त को पहुंचाया जाता है, तो रक्त कोशिकाओं तक पहुंच गया। अब कोशिकाओं में कोशिकाओं में ऑक्सीजन को छोड़ देता है। अब ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गई? कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंच गई। तो आंतरिक श्वसन जो होता है वो कोशिकाओं में ही होता है। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनऑक्सीजन की उपस्थिति में, वो अपन आगे देखेंगे। अब आंतरिक श्वसन कहाँ होता है? अंदर मतलब आंतरिक यानी कोशिका के अंदर। ठीक है। अब कोशिका के अंदर जो होता है वो दो तरह से होता है, एक तो ऑक्सी श्वसन और एक अनऑक्सी श्वसन। दो तरह से। नाम में ही दिख रहा है हमें, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन के साथ होने वाला, और अनऑक्सी मतलब बिना ऑक्सीजन के। नाम में ही अंतर दिख रहा है। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन के साथ, और अनऑक्सी मतलब बिना ऑक्सीजन के ही। तो जिस तरह से हमें नाम में दिख रहा है उसी तरह से हम पढ़ने वाले हैं। ऑक्सी श्वसन को कहते हैं हिंदी इंग्लिश में एरोबिक रेस्पिरेशन, और अनऑक्सी को कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक क्या होता है? तो देखो, इसमें सबसे पहले एरोबिक की बात करें तो ये कहाँ होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं होगा। दूसरी बात, ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की प्रक्रिया पूरी होती है, जो कि ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है। इसमें लगभग 36 से लेकर 38 एटीपी बनती है। 36 से लेकर 38 एटीपी। अब देखो होता कैसे है। ऑक्सीजन कोशिका के अंदर पहुंच गई, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा बनाना, तो वो तो अपना काम करेगा। अब पता है कि उसे ऑक्सीजन चाहिए, जब वो ऊर्जा बनाएगा तो क्या करेगा? ग्लूकोज के अणुओं का विघटन। ग्लूकोज के अणुओं का विघटन। देखो, श्वसन ही आंतरिक श्वसन का होता क्या है? कोशिका के अंदर आंतरिक श्वसन में दो श्वसन है, तो ऑक्सीजन में क्या होता है कि श्वसन तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज के अणुओं को तोड़ा जाता है। अब अगर वही काम ऑक्सीजन की उपस्थिति में करे तो ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ना करे मतलब बिना ऑक्सीजन के, तो अनो तो अनऑक्सीजन। ठीक है। अब ये कैसे होता है? ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन आ गई, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। अब जैसी कोशिका में ऑक्सीजन गई तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन को ले लेता है कि लाओ भाई हमारा काम है ऑक्सीजन के साथ ऊर्जा निर्माण करना, तो हम अपना काम करेंगे, हमें ऑक्सीजन दो। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन ले लिया। अब जैसा कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना और कार्य के बारे में पढ़ा है पहले चैप्टर में कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रेब्स चक्र चलता है। ठीक है। क्रेब्स चक्र चलता है, उसी क्रेब्स क्रेब्स चक्र के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ऑक्सीजन जब ग्लूकोज के अणु के साथ क्रिया करती है, या ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज के अणुओं को तोड़ा जाता है या उनका विघटन किया जाता है, इसी से ऊर्जा का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं ऑक्सीश्वसन। होता कैसे? जैसे मान लो एक ग्लूकोज का अणु है, ठीक है,
अब इसी तरह से ऑक्सीजन जब ग्लूकोज के अणुओं के साथ क्रिया करती है, उन्हें तोड़ती है, तो क्या बनता है? जल बनता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है और एटीपी बनती है। ठीक है, 6H2O 6CO2, 6 दूनी 12 C। ठीक है, तो क्या बनता है? जल भी बनता है। ठीक है, हमारे जब ऊर्जा बनती है या ज्यादा ऊर्जा बन के काम करते हैं तो जल भी बनता है, शरीर में जल की मात्रा बनी रहती है। तो जल बनता है, पानी बनता है, CO2 बनती है और लगभग 36 से 38 ऊर्जा निर्माण होती है। एटीपी को कहते हैं हम जैव रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, तो जो एटीपी है उसको हम कहते हैं जैव रासायनिक ऊर्जा। इसी ऊर्जा से सभी जीवों को कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है। अब सभी जो जीव अपनी क्रियाकलाप करते हैं, कार्य करते हैं, वो जो ऊर्जा के रूप में उन्हें काम करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है वो यही ऊर्जा है, और सबसे ज्यादा ऊर्जा ऑक्सीजन से ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्सीजन में ऊर्जा का निर्माण होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र के द्वारा। तो क्रेब्स चक्र के द्वारा लगभग ग्लूकोज के एक अणु से कितनी 36 से 38 एटीपी ऊर्जा बनाई जाती है। अब सिंपल सा है, जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे ऑक्सीश्वसन, और जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी बिना ऑक्सीजन के ही होता है उसे अनऑक्सीश्वसन। तो अब अनऑक्सीश्वसन की बात कर लेते हैं। अनऑक्सीश्वसन क्या होता है? बिना ऑक्सीजन के, बिना ऑक्सीजन के। ठीक है, अब जैसा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, ये कोशिका के जीव द्रव्य में ही हो जाता है, कोशिका के जीव द्रव्य में। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई क्रेब्स चक्र नहीं चलता। चलो, अब बिना ऑक्सीजन के हो रहा है, तो ये समझ लो कि ऑक्सीजन जब ग्लूकोज के अणुओं को तोड़ती है तो अच्छे से ऑक्सीकरण हो जाता है, लेकिन बिना ऑक्सीजन के जब तोड़ा जाता है तो वो सही से नहीं टूट पाता। जैसे कि मान लो ये पहले से ये देख लो कि ये होता कब है। अब मान लो कि हमें कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन से हमें ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा से ही हम काम करते हैं। तो फिर हमें अनऑक्सीजन की क्या आवश्यकता है? ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि हमें अनऑक्सीजन भी करना पड़े? देखो, ऑक्सीजन की जब ऑक्सीजन से जब जो ऊर्जा बनती है तो हम काम करते हैं, काम कर लेते हैं, ऊर्जा बनती रहती, काम करती रहती। अब मान लो कि हमें ज्यादा काम करना है, ज्यादा काम करने तो ज्यादा ऊर्जा लगेगी। अब मान लो कि जैसे कि 36 से 38 एटीपी ऊर्जा बनती है, तो हमारी ऊर्जा खर्च भी होती रहेगी काम में। अब मान लो कि हम इतना काम कर रहे हैं कि इतनी ऊर्जा से काम नहीं चल रहा, ज्यादा काम कर रहे हैं तो इतनी ऊर्जा से काम थोड़ी चलेगा, ज्यादा ऊर्जा चाहिए। अब जब ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रेब्स चक्र द्वारा इतनी ऊर्जा बन नहीं पाती। अब काम भी ज्यादा करना है, ऊर्जा इतनी बन नहीं रही, तो क्या करेंगे? फिर कोशिकाएं अनऑक्सीजन करने लग जाती है, क्योंकि ऊर्जा की पूर्ति भी तो करनी है। और जब ऊर्जा की पूर्ति करनी है तो दूसरा किरण फंसाना पड़ेगा, दूसरी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। उसी को कहते हैं अनऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन से तो जो एटीपी बन रही है, ऊर्जा बन रही है, लेकिन अब जब और चाहिए तो बिना ऑक्सीजन के ही लगाना पड़ेगा काम, है ना। तो उसी तरह से जब ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती, ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं जिसमें ज्यादा ऊर्जा लगे, तब जाकर कोशिकाएं अनऑक्सीजन करती है, जिसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये कब होता है? तो जैसे हम ज्यादा मेहनत करते हैं, अब ज्यादा ऊर्जा चाहिए, अब जब ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। और जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो बिना ऑक्सीजन के ही होता है, यानी इसमें जो कहाँ होता है? जीव द्रव्य में। जीव द्रव्य में बिना ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, या गणित उसका विघटन किया जाता है ग्लूकोज का। ठीक है, कैसे किया जाता है? कि मान लो कि
अब देखो ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही तोड़ा जा रहा है, तो अब जब ऑक्सीजन नहीं है तो टूटेगा भी। अब टूटेगा तो देखो कितनी हो रही, 3 दूनी 6, सही है। चलो अब होता क्या है कि इसमें ये बनता है लैक्टिक, अनॉक्सी श्वसन जब कोशिकाएं करती हैं तो लैक्टिक अम्ल बनता है। अब वो देखो क्या करता है, मान लो कि हमने ज्यादा मेहनत करी, हमारी कोशिकाएं अनॉक्सी श्वसन भी करने लग गई, ठीक है, और ज्यादा मेहनत करते हैं तो थकान भी होती है ना, वो इसी की वजह से होती है। जैसे कि मान लो हमने ज्यादा मेहनत करी या कहें कि ज्यादा एक्सरसाइज करी, ज्यादा मजदूरी का काम कर रहे हैं, तो जब तक तो हमारी कोशिकाएं ऑक्सीजन कर रही थी, जब तक हमें भी अच्छे से ऊर्जा मिल रही है और उतनी ही ऊर्जा मिल रही है जितनी की हमें पूर्ति चाहिए और उतनी ऊर्जा की पूर्ति हो रही है। अब जब ज्यादा काम करने लगते हैं तो ज्यादा ऊर्जा चाहिए, और जब ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो बिना ऑक्सीजन के ही ऊर्जा बनने लगती है। अब बिना ऑक्सीजन की ऊर्जा बनने लगती है तो वो लगभग कितनी बन पाती है, लगभग 2 ATP। इसमें 36 ATP बन जा रही है, लेकिन इसमें 2 ATP, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हो रही है ना। अब जब बिना ऑक्सीजन के हो रही है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो बननी नहीं है, इसमें बनता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक अम्ल क्या करता है, लैक्टिक अम्ल जो बनता है ना वो फिर बनने के बाद उन्हीं मांसपेशियों पर जमा होने लगता है, और जब उन्हीं मांसपेशियों पर जमा होने लगता है तो उसी को कहते हैं हम ऐंठन या दर्द या थकान। तो जब ज्यादा मेहनत करते हैं तो अनऑक्सीजन होता है, और अनऑक्सीजन होता है तो लैक्टिक अम्ल जम जाता है, जिससे हमें थकान होने लगती है। इसलिए ये अनऑक्सीजन होता है, लेकिन एक तरह से ये जरूरी भी है। अगर ये ना हो ना, लैक्टिक अम्ल ना बने तो आदमी काम ही करता रहेगा, है, थकान नहीं होगी तो फिर बीमार होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। थकान हो जाती है तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं, थकान भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से अनऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। अनऑक्सीजन जैसे कि ज्यादा मेहनत करने पर होता है, लेकिन कुछ जीव में भी ऐसे जैसे कि प्रोकैरियोटिक जीव या एक कोशिका वाले जीव है, उन्हें भी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, और उनमें कुछ प्रोकैरियोटिक जीव ऐसे होते हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता नहीं है। अब जब इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो ऑक्सीजन तो इनमें होने से रहा, तो उनमें अनऑक्सीजन होता है तो उन्हें थोड़ी सी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक कोश की जीव हो जैसे अमीबा पैरामीशियम जो होते हैं, उनमें एक कोश की जीव है और उनमें भी अनऑक्सीजन पाया जाता है, जिससे कि उनकी जीव द्रव्य में ही ऊर्जा निर्माण हो जाती है, क्योंकि उन्हें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है नहीं है, तो लगभग 2 ATP ऊर्जा में इनका काम हो जाता है। जीव जो जानवर है या जंतु है या मानव है, उनमें ये दोनों पाए जाते हैं, दोनों तरह के श्वसन पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारी रेस्पिरेशन या आंतरिक श्वसन की प्रक्रिया पूरी हो गई, ऑक्सीजन और अनऑक्सीजन। नाम में ही अंतर दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जीव द्रव्य में, होती दोनों कोशिका में ही है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, बिना ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन से ग्लूकोज के अणुओं को तोड़ा जाता है, बिना ऑक्सीजन से ग्लूकोज के अणुओं को तोड़ दिया जाता है। 36 से 38 ATP ऊर्जा बन जाती है, लेकिन इसमें 2 ATP ऊर्जा बनती है, ठीक है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है, इसमें कोई क्रेब्स चक्र नहीं चलता है। इसमें जल भी बनता है, CO2 भी बनती है, इसमें लैक्टिक एसिड बनता है जो बाद में थकान उत्पन्न करता है। और ये बड़े बड़े जीवों में होता है जिन्हें ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, ये तब होता है जब ज्यादा ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या कहे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों में भी पाया जाता है। इस तरह से आंतरिक श्वसन की प्रक्रिया खत्म होती है। अब इसके बाद हम थोड़े से श्वसन से संबंधित रोगों के बारे में पढ़ लेते हैं।